कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं स्कूल ब्यूटी रिया से बहुत दूर प्लेस्ड हो सकूं। जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो एला का क्रू हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने आ गया। आर्यन, रिया कह रही है कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया। बेहतर होगा तुम अपना पेपर ब्लैंक छोड़ दो, वरना तुम्हें उसके पैरों में गिड़गिड़ाने का दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप जोर से हंस पड़ा। मैंने एला की तरफ देखा। उसके चेहरे से नफरत टपक रही थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, गॉट इट। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोचा, जिसे भी उसका लैब डॉग बनना है बने। आई एम डन। मैं मुड़ा और उसी वक्त अपने फैमिली बटलर को कॉल किया। उनकी फैमिली को मिलने वाला एक एक पैसा, सारा सपोर्ट कट ऑफ कर दिया और उन्हें सड़क पर फेंकवा दिया। एला ने गुस्से में मुझे 99 टाइम्स कॉल किया। मैंने एक भी कॉल पिक नहीं किया। अब पैनिक कर रही हो? पहले ये सारी एनर्जी कहां थी? अपनी पास्ट लाइफ में मैं देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और फिर भी मैं अपनी ही फैमिली के ड्राइवर की बेटी के पैरों में गिड़गिड़ाता था उससे शादी करने के लिए। मैंने वो कंपनी जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी सीधा उसके हाथों में सौंप दी। उसने मेरे पैसे पानी की तरह बहाए और उसे किसी और से प्यार हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड रॉटन को खूब स्पॉइल किया। उसे अपनी कीमती लिटिल पेट की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। उसकी शादी के दिन मैंने उसे कॉल करके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थोड़े पैसे उधार मांगे। उसने कोल्ड टोन में कहा, इन सालों में तुम्हारा मुझसे चिपके रहना एक नाइटमेयर से कम नहीं था। आर्यन, हम सब पर एक फीवर करो और जाकर दोबारा जन्म ले लो। जब मैं मर रहा था तब फाइनली मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे पड़ा हुआ था और समझ गया कि जिस एलीट एरेस को मैंने कभी रिजेक्ट किया था वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो खुद को वापस हाई स्कूल के सीनियर ईयर में पाया। उस साल मेरी आंख लग गई थी और मैं अपनी डेस्क पर सो गया था। जबला ने मुझे झकझोर कर जगाया। कबीर का पेट खराब हो रहा है, जाओ उसके लिए कुछ एंटासिड्स ले आओ। फिर कैफे से लंच ले आना, मीट सादा लाना, वो बहुत स्किनी है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। कबीर अपनी डेस्क पर ऐसे बैठा था जैसे वो कोई रॉयल्टी हो और चारों तरफ से भीड़ उसे घेरे हुए थी। उसके पेट दर्द को लेकर ऐसे फंस कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। और जाहिर है एला से ज्यादा किसी को परवाह नहीं। और मैं एला का ब्रेनलेस लैब डॉग था जो हर दिन क्लास में ऊँगता रहता था, अपना हर ब्रेक उसके लिए खाना लाने, ड्रिंक्स खरीदने और उसके छोटे मोटे काम करने में बिता देता था। अब जब मुझे पता था कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो एला का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। वो खुद को समझती क्या थी? मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही थी। मुझे बस वहां खड़ा देखकर एला भड़क गई। क्या स्पेस आउट कर रहे हो? जाओ और जल्दी आना। वो कबीर के पास गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। कबीर ने मेरी तरफ देखा और एला से कहा, आर्यन को भेजना ठीक नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसे ये सब करना पसंद है। अगर मैं उसे नहीं कहता तो वो अपसेट हो जाता है ना आर्यन? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने एक हल्की सी स्माइल पास की, कुछ नहीं कहा और कैफेटेरिया की तरफ चल दिया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 फुल मील्स लिए। पास ही खड़े एक क्लासमेट ने मुझे देखा और हल्की सी हंसी हंस दी। क्वीन के लिए फिर से लंच ला रहे हो? उसे कबीर पसंद है। तुम्हें पता है ना, कोई ऐसा जो उसके लेवल का हो, तुम्हारी जैसा नोबडी नहीं। मैंने फ्लैट टर्म में पूछा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? एक नोबडी, उन्होंने स्नीयर किया। तुम एक सर्वेंट की बेटी हो, उसके साथ हर दिन स्कूल आते हो और सोचते हो कि तुम सच में उससे शादी कर सकते हो। वेक अप, तुम्हारे जैसा डम और यूजलेस लड़का। तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके फैमिली सर्वेंट की तरह गुजार दोगे, उसके कपड़े धोते हुए, फर्श साफ करते हुए, उसके बच्चों के डायपर बदलते हुए। मेरे मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। रिया ने तुम्हें बताया कि मैं एक सर्वेंट का बेटा हूं। मैं उसे पसंद करता था। यही एक लौता रीजन था जिसकी वजह से मैंने उसे अपनी प्राइवेट कार में हर रोज स्कूल आने दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे बाकी सबकी नजरों में रिया एक अमीर हैरस बन गई थी और मैं एक सर्वेंट का बेटा बन गया था। मुझे ऐसा सवाल पूछते देख दूसरे ने अपनी आंखें रोल की। Whatever, बस उसका लंच ठंडा होने से पहले वहां पहुंचा दो। वो फिर से हंसे। मेरे आसपास के लोग भी उनके साथ हंसने लगे। उस लैब डॉग पर हंस रहे थे, उस बेवकूफ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। बेब्जी। आर्यन कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन मैं वापस क्लास में नहीं गया। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ गया और दोनों मील्स खुद ही खा लिए। मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मैंने ढंग का खाना कब खाया था। पैसों के बिना डिसेंट खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था।
हर बार मैं मार्केट बंद होने का इंतजार करता था और जो सब्जियां बाकी लोग छोड़ देते थे उनमें से चुनकर लाता था। मीट तो मेरे लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं था। दोनों प्लेट्स खत्म करने के बाद भी मेरी भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। जब मैं वापस क्लास में पहुंचा तो पहली बेल पहले ही बज चुकी थी। रिया ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी अभी क्यों वापस आ रहे हो? मेडिसिन कहाँ है? कौन सी मेडिसिन? मैंने उसकी तरफ फ्लैटली देखा। वो सारी वार्मथ जो मैं उसे पहले दिखाता था अब गायब हो चुकी थी। एला मुझे स्पीचलेस होकर देखती रही। कबीर के लिए एंटासिड्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके पेट में दर्द है। तुम बहरे हो क्या? तुम एक सिंपल सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकते। मैंने कबीर की तरफ देखा जो सच में पील दिख रहा था। कबीर मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ भी क्यों खरीदूं? कबीर की फैमिली वेल ऑफ नहीं थी, लेकिन जब से वो और एला क्लोज हुए थे वो उस पर जमकर अटेंशन लुटा रही थी। जब भी मेरे पिता मुझे कोई अच्छी चीज देते थे एला उसे सीधा कबीर को दे देती थी। यहां तक कि वो घड़ी जो कबीर ने अभी पहनी हुई थी वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी। मेरे पैसों का इस्तेमाल करके मेरी हर चीज को एंजॉय कर रहे थे और मुझे हायर्ड हेल्प की तरह ट्रीट कर रहे थे। रिया ने कहा, आर्यन तुम कोई सीन क्रिएट करना चाहते हो? इसे ऐसे ही जारी रखो और फिर मुझे वॉटेवर, बस उसका लंच ठंडा होने से पहले वहां पहुंचा दो। वो फिर से हंसे। मेरे आसपास के लोग भी उनके साथ हंसने लगे। उस लैब डॉग पर हंस रहे थे, उस बेवकूफ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। बेब्जी आर्यन कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन मैं वापस क्लास में नहीं गया। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ गया और दोनों मील्स खुद ही खा लिए। मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मैंने ढंग का खाना कब खाया था। पैसों के बिना डिसेंट खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हर बार मैं मार्केट बंद होने का इंतजार करता था और जो सब्जियां बाकी लोग छोड़ देते थे उनमें से चुम कर लाता था। मीट तो मेरे लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं था। दोनों प्लेट्स खत्म करने के बाद भी मेरी भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। जब मैं वापस क्लास में पहुंचा तो पहली बेल पहले ही बज चुकी थी। रिया ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी अभी क्यों वापस आ रहे हो? मेडिसिन कहां है? कौन सी मेडिसिन? मैंने उसकी तरफ फ्लैटली देखा। वो सारी वार्मथ जो मैं उसे पहले दिखाता था अब गायब हो चुकी थी। रिया मुझे स्पीचलेस होकर देख रही। कबीर के लिए एंटासिड्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके पेट में दर्द है। तुम बहरे हो क्या? तुम एक सिंपल सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकते? मैंने कबीर की तरफ देखा जो सच में सिक दिख रहा था। कबीर मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ भी क्यों खरीदूं? कबीर की फैमिली वेल ऑफ नहीं थी, लेकिन जब से वो और रिया क्लोज हुए थे वो उस पर जमकर अटेंशन लुटा रही थी। जब भी मेरे पिता मुझे कोई अच्छी चीज देते थे रिया उसे सीधा कबीर को दे देती थी। यहां तक कि वो घड़ी जो कबीर ने अभी पहनी हुई थी वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी। मेरे पैसों का इस्तेमाल करके मेरी हर चीज को एंजॉय कर रहे थे और मुझे हायर्ड हेल्प की तरह ट्रीट कर रहे थे। रिया ने कहा, आर्यन तुम कोई सीन क्रिएट करना चाहते हो? इसे ऐसे ही जारी रखो और फिर मुझे तुम्हें इग्नोर करने के लिए ब्लेम मत करना। तुम बहुत जल्द मेरी माफी की भीख मांगोगे। मैंने उसकी तरफ देखा, लगभग अम्यूज्ड होते हुए। मुझे आखिर तुम्हारी माफी की जरूरत ही क्यों है? मैंने क्या गलत किया? जब मैंने रिया से बहस करने की हिम्मत की तो बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। इसमें इतनी हिम्मत कब से आ गई? रिया कॉट ऑफ गार्ड हो गई थी। वो मुझे घूर रही थी, उन सभी वक्त के बारे में सोच रही थी जब मैं उसके पास गिड़गिड़ाते हुए आता। उसने वॉर्न किया, ठीक है तो आज दोपहर मेरे साथ घर वापस आने की जहमत मत उठाना। मैंने सिर हिलाया, श्योर। मैं अपनी सीट पर गया और बैठ गया, जैसे उसकी बातों का मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ। बस एक कैजुअल एफर्टलेस अग्रीमेंट। नेहा जो कबीर बगल में बैठी थी तुरंत बीच में बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी आर्यन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बस कुछ मेडिसिन खरीदनी थी, तुम इतना भी नहीं कर सके? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कबीर की तबीयत ठीक नहीं है? मैंने उसे एक कोल्ड लुक दिया, तो तुम जाकर ले आओ। बरी पूरी राइटियस इंडिग्नेशन के साथ भड़क गई, वो तुम्हारा जॉब है, मैं क्यों जाऊं? मेरा कबीर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरा जॉब कैसे हुआ? बरी ने मेरी तरफ इशारा किया, तुम रिया की फैमिली सर्वेंट हो, मुझे लगता है तुम यही सब करते हो। इस बात ने मुझे भड़का दिया। मैं रिया की तरफ मुड़ा, क्या तुम लोगों को ये बताती फिर रही हो कि मैं तुम्हारा फैमिली सर्वेंट हूं? जब मेरी नजरें उस पर पड़ी तो रिया हल्की सी फ्लिंच कर गई। जाहिर है उसने सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा था, लोगों ने बस उसे हर दिन एक लग्जरी कार में आते देख ऐसा मान लिया था।
उसने कभी उन्हें करेक्ट भी नहीं किया था। वो कभी किसी को नहीं बताती थी कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर थे, कि वो एक ड्राइवर की बेटी थी। अब किसी तरह मैं ही सीन क्रिएट करने वाला बन गया था। रिया चलकर मेरे पास आई। वो मेरे बगल में बैठ गई। ठीक है, मेडिसिन को भूल जाओ, मैं खुद ले आऊंगी। उसे लगा कि ये सिंपल जेलसी है। मेरा कबीर के लिए कुछ भी करने से इनकार करना सिर्फ उसके लिए मेरी तड़प थी। उसने मेरी तरफ देखा। तो खाना कहाँ है? मेडिसिन नहीं लाई, ठीक है, लेकिन तुम कम से कम लंच तो लाए होगे ना? किसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मुझे 2 ट्रे लेते देखा है। मैंने शांति से कहा, मैंने वो खा लिया। क्या तुमने दोनों खा लिए? वो लगभग पर्सनली ऑफेंडेड लग रही थी। मैंने सिर हिलाया। आगे बैठे बच्चे पीछे मुड़े और डिस्गस्ट के साथ देखने लगे। तुम क्या हो, कोई जानवर? तुमने 2 पूरी ट्रेस खत्म कर दी। वो रिया के जूते चाटने और मुझे नीचा दिखाने की आदी थे, और पहले मैं ये सब बर्दाश्त कर लेता था। वो रिया का क्रू थे और मैं उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता था, इस उम्मीद में कि वो मेरे लिए कोई अच्छी बात कहेंगे। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा ही टॉलरेंट हो गया था। जब भी रिया उन्हें कोई ट्रीट देती थी तो उसके पैसे मेरी ही जेब से जाते थे। मैंने शांति से कहा, मैंने अपने खुद के पैसे खर्च किए हैं। 2 ट्रे 20 ट्रे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए सिवाय मेरे। आगे बैठे बच्चे चुप हो गए। उनके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, उसके खुद के पैसे? क्या रिया की फैमिली उसके पास मौजूद हर चीज के पैसे नहीं देती? लेकिन रिया पहले ही गुस्से से उबल रही थी, खासतौर पर इस बात को लेकर कि मैं उसके लिए लंच नहीं लाया था। उसने कुछ नहीं खाया था। गुस्सा फूट पड़ा। आर्यन, ये सब तुमने खुद ही शुरू किया है, उसने कहा। देखते हैं तुम इसे कब तक जारी रख पाते हो। वो खड़ी हुई और अपना सामान उठाया। फिर बीआई से कहा, मेरे साथ सीट बदल लो, तुम इसके बगल में बैठो। हर बार जब वो अनहैप्पी होती थी तो ये उसकी पनिशमेंट होती थी, मेरे बगल में बैठने से इनकार करना। आखिरकार मैंने उस सीट के लिए भीख मांगी थी। वो मेरी ट्यूटर होने वाली थी, मेरी बगल में बैठती ताकि वो मुझे पढ़ने में हेल्प कर सकी। लेकिन पीछे कर देखूं तो उसने मुझे कभी एक बार भी ट्यूटर नहीं किया था। उसने बस हमेशा मुझे ऑर्डर्स दिए थे। उसे लगा कि इस मूव से मैं घबरा जाऊंगा। मैं नहीं घबराया। मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रिया ने कुछ नहीं खाया था। कबीर अभी भी अपनी पीठ दर्द से परेशान था। वो पास ही बैठी थी, डार्क एक्सप्रेशन के साथ खिड़की के पास से मुझे घूर रही थी। इस बार रिया सच में फ्यूरियस थी। वो पहले ही प्लान कर रही थी कि जब मैं रेंगते हुए वापस उससे माफी मांगने आऊंगा तो वो क्या करेगी। स्कूल के बाद मेबा गेट पर वेट कर रही थी। मैं बिना दोबारा सोचे सीधा उसकी तरफ चला गया। अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैंने रिया से पंगा लिया है। हर कोई मुझे मुंह के बल गिरते हुए देखने का वेट कर रहा था। जब मैं बिना किसी हेजिटेशन के अंदर गया तो विस्पर शुरू हो गई। क्या उसने उसके लिए लंच खरीदने से इनकार नहीं किया था और अब वो उसकी कार में फ्री लोडिंग कर रहा है? एक सर्वेंट का बेटा जो यंग मास्टर की तरह एक्ट कर रहा है। रिया अभी तक आई भी नहीं है और वो बस खुद ही अंदर चला गया। रिया कुछ ज्यादा ही पेशेंट है। अगर मैं उसकी जगह होता तो उस अनग्रेटफुल छोटे से नोबडी को बहुत पहले ही निकाल देता। मैंने एक एक शब्द सुना। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी सीट पर बैठा और ड्राइवर से कहा, लेट्स गो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मिस रिया अभी तक यहां नहीं आई है, थोड़ा वेट करते हैं। कभी कभी रिया को स्टूडेंट काउंसिल की वजह से देर हो जाती थी। मैं हमेशा वेट करता था। उसने आज भी वही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसकी बजाय मैं उसे चलने के लिए कह रहा था। ड्राइवर मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा था और असल में रिया की साइड ले रहा था। मुझे लगभग हंसी आ गई। चाचा सुरेश मेरे पिता का एक ही बच्चा है। मैं हमारे यहाँ यंग मिस कब से आ गई? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? चाचा सुरेश ने कंसर्न के साथ कहा। परेशान मत होइए, मैं उससे बात कर लूंगा। रहने दीजिए, बस ड्राइव करिए। मैं उसके साथ राइड नहीं करना चाहता और मैं उसे और नहीं देखना चाहता। चाचा सुरेश हेजिटेट हुए, अपनी जगह से नहीं हिले। वो किसी और से बेहतर जानते थे कि मैं उनकी बेटी के सामने कैसे झुक जाता था। हर बार जब वो कुछ कहती थी तो मैं कभी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें लगा कि अगर वो मुझे इग्नोर भी कर दें तो ज्यादा से ज्यादा मैं कभी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें लगा कि अगर वो मुझे इग्नोर भी कर दें तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही करूंगा कि एलिस मुझे थोड़ा बहुत डांट लेगी। उन्होंने तो पहले ही ऐसा फ्यूचर इमेजिन करना शुरू कर दिया था जहां मैं फैमिली फॉर्चून इनहेरिट कर लूंगा और उनकी बेटी को सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने बहुत पहले ही खुद को सिर्फ एक ड्राइवर के तौर पर देखना बंद कर दिया था। वो तो पहले से ही फादर इन लॉ का रोल प्ले कर रहे थे।
आप ड्राइव करने वाले हैं या नहीं? मैंने फ्राउन किया। मेरे पिता असल में उन्हें कुछ वक्त से निकालना चाहते थे। बात फैल गई थी कि चाचा सुरेश साइड में गैम्बलिंग कर रहे थे। मेरे पिता किसी ऐसे इंसान को आसपास रखना कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। लेकिन तब मैं अपना दिमाग खो चुका था। मैंने हर बार उन्हें डिफेंड किया था, उन्हें काम पर रखा, क्योंकि जब तक वो रहेंगे रिया भी रहेगी। मैंने उनकी खूब तारीफें की थी, सबको बताया था कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। यही इकलौता रीजन था जिसकी वजह से उनके पास अभी भी ये जॉब थी। और अब वो अपने खुद के एम्प्लॉयर की बात भी नहीं सुन रहे थे। वो आ गए। जैसे ही चाचा सुरेश ने गेट पर रिया को देखा, वो कार से बाहर कूद पड़े। रिया कबीर के साथ चलकर आई, अपने हाथ से उसे सहारा देते हुए। चाचा सुरेश ने दरवाजा खोला। रिया कबीर को अंदर बिठाने के लिए आगे बढ़ी। रिया के लिए मेरी फीलिंग्स की वजह से बस उसे अपने करीब रखने के लिए मैंने कबीर को हर रोज साथ आने दिया था। ड्राइवर पहले कबीर को ड्रॉप करता था और फिर हमें घर ले जाता था। और सुबह मैं जल्दी उठता था सिर्फ कबीर को पहले पिक करने के लिए, इससे पहले कि कबीर अंदर आ पाता और मैं बोल पड़ा। क्या किसी ने ये नहीं कहा था कि वो आज मेरे साथ राइड नहीं कर रही है, और फिर भी वो यहां मेरी कार के पास है? देख रही भीड़ को यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन की प्रॉब्लम क्या है? वो रिया की कार है, राइट? वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। वो सब एक साथ बात करने लगे। रिया ने मुझे घूरा। उसका एक्सप्रेशन स्टिफ था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आज मुझे क्या हो गया था। मैं उससे बचने का कोई रास्ता नहीं दे रहा था। क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी है? मैंने लंच के लिए तुम्हें माफ करने का फैसला किया है। आर्यन, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। अपने आप घर जाओ, मेरे साथ राइड मत करो। रिया का चेहरा पीला पड़ गया और फिर लाल हो गया। वो जानती थी कि सबकी नजरों में वो अमीर लड़की थी। अगर वो इस कार में नहीं चढ़ी तो उसकी पूरी इमेज चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए उसने हाथ अंदर डाला और मुझे कार से बाहर खींच लिया। फिर कबीर को अंदर जाने में हेल्प की। रिया, डोंट पुश इट। मैं मानूंगा कि उसने सच में मुझे परेशान कर दिया था। मैं पहले की बहुत सी बातें भूल चुका था, लेकिन अब उसका चेहरा देखकर मैं सच में नहीं समझ पा रहा था कि मैंने कभी उसे कैसे बर्दाश्त किया था या उसे प्यार करने लायक समझा था। रिया ने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसे रीजनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पिता की तरफ मुड़ी। ड्राइव। चाचा सुरेश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं फुटपाथ पर खड़ा रह गया। देख रही भीड़ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो जोर से हंस पड़े। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इतना अनरीजनेबल होने का यही अंजाम होता है। मैंने अपना फोन निकाला। ये फोन रिया ने खुद खरीदा था, एक सस्ता सा नोकिया, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपयों का। उसे इंप्रेस करने के लिए मैंने उसे वो एकदम नया आईफोन दे दिया था जो मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर दिलवाया था, और बदले में ये कबाड़ ले लिया था। तब मुझे लगा कि ये उसकी प्राइड को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। अब इस फोन के नाम पर धब्बे को घूरते हुए मुझे लगभग हंसी आ गई, लेकिन मैंने अपने पिता को कॉल किया। एक पल बाद मेबा वापस घूम कर आई। वो गेट पर आकर रुकी। चाचा सुरेश अनकंफर्टेबल दिखते हुए बाहर निकले। यंग मास्टर, साफ था कि उन्हें अभी अभी अच्छी खासी डांट पड़ी थी। इन्हें बाहर निकालो, मैं इनके साथ राइड शेयर नहीं कर रहा हूं। चाचा सुरेश कार की तरफ मुड़े। रिया पहले ही कबीर को बाहर आने में हेल्प कर रही थी। दोनों ही कॉट ऑफ गार्ड थे। कबीर डरा हुआ लग रहा था। आर्यन, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें रिया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वो हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छी रही है। रिया ने उसे हाथ से रोका। रहने दो। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, मैं अंदर बैठ गया। इससे पहले कि हम वहां से निकलते, मैंने शीशा नीचे किया, स्माइल किया और रिया को एक छोटा सा वेव दिया। बाय। रियर व्यू मिरर में चाचा सुरेश की नजरें मुझसे मिली। उन्होंने जाहिर तौर पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना आगे जाऊंगा। यंग मास्टर, उन्होंने संभलते हुए शुरुआत की, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, इसे ज्यादा दिल पर मत लीजिए। मैं रिया को आकर माफी मांगने के लिए कहूंगा। हालांकि बिना राइड के उसे शायद बस लेनी पड़ेगी। पता नहीं वो किस वक्त घर पहुंचेगी। बाकी सब बस ले सकते हैं, वो क्यों नहीं ले सकती? चाचा सुरेश, क्या भूल गए हैं कि आपके पेचेक पर साइन कौन करता है? अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप जॉब छोड़ने के लिए आजाद हैं। मुझे लेक्चर दे रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी के पास मेरे परिवार के पैसों पर हाथ साफ करने का चांस है। उन्होंने मुझे अपने एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया था। अगर मैंने अपने पिता को कॉल नहीं किया होता तो वो बिना दूसरी बार सोचे मुझे वहीं खड़ा छोड़कर चले गए होते। चाचा सुरेश तुरंत चुप हो गई। घर वापस आकर आंटी चैन मुझसे दरवाजे पर मिली। यंग मास्टर, आप अकेले वापस आए हैं? रिया कहाँ है? इस घर में अब कोई मिसेला नहीं है, मैंने कहा।
आंटी चैन ने पलकें झपकाई। यंग मास्टर को आखिरकार कब अक्ल आ गई। मैंने रिया को इतनी लंबे समय तक इतने अच्छे से ट्रीट किया था कि वो और उसके पिता दोनों ही पूरी तरह से अपनी जगह भूल चुके थे। कमला मौसी ने कई बार कुछ कहना चाहा था, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की क्योंकि वो जानती थीं कि इससे मैं अपसेट हो जाऊंगा। अब मेरे मुंह से ये सुनकर वो सच में इमोशनल हो गई थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। घर के सारे स्टाफ में से वो हमेशा मेरे साथ सबसे ज्यादा काइंड रही थी, लेकिन पहले क्योंकि वो रिया के आसपास की चीजें मैनेज करती थी, मैंने बेवजह उनसे नाराजगी पाल ली थी। मेरी पास्ट लाइफ में रिया के घर का कंट्रोल लेने के बाद आंटी चैन वो पहली इंसान थी जिसे उसने बाहर निकाला था। सब कुछ याद करके अब उनकी तरफ देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जा रहा हूं, मैंने उनसे कहा। जी बिल्कुल। ओह, मिस अनन्या यहां आई हैं, क्या मैं उन्हें वापस भेज दूं? अनन्या अक्सर घर आती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें मेरे लिए अरेंज किया था और मैं रिया को लेकर ऑब्सेस्ड था, मैंने अनन्या के होने से ही नफरत की थी। हर बार जब वो आती थी, मैं उससे मिलने से इनकार कर देता था। मैं बस किसी से कहकर उसे वापस भेज देता था। आखिरकार हम मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से मिले थे, लेकिन जब मैं मर रहा था तो वो उसके ही लोग थे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो कभी नहीं भूली थी कि वो मेरी फियोंसे थी। मैंने आंटी जैन को रोका। मैं उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? बैकयार्ड में। स्नोबॉल के साथ खेल रही है। मैं बैकयार्ड की तरफ गया और देखा कि अनन्या स्नोबॉल को खाना खिला रही है। मैं खुद वो कुत्ता चाहता था, लेकिन रिया ने कहा था कि उसे कुत्ते पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद कर दिया था। फिर भी यहां अनन्या थी जो स्नोबॉल के साथ पूरी तरह से एट ईज थी। वो अपने स्कूल की ब्लू यूनिफॉर्म में थी, दुनिया की सबसे ऑर्डिनरी चीज, और फिर भी उसमें वो स्टनिंग लग रही थी। मरने से पहले मैंने उसके बारे में जो सुना था उसके बारे में सोचकर, एक ऐसी औरत जिसके पास सब कुछ था, जिसने वो सारे साल अकेले गुजारे थे, मेरी आंखें लाल हो गईं। अनन्या ने स्नोबॉल को सहलाना खत्म किया और ऊपर देखा। मैं दरवाजे पर खड़ा था। उसने मेरे आने की आवाज नहीं सुनी थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, फिर खुद को रोका, ये याद करते हुए कि मैं उसे हमेशा कितना पसंद करता था, और रुक गई। यंग मास्टर आर्यन। अनन्या खूबसूरत थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कंपोज थी। वो मेरी ही उम्र की थी, फिर भी वो खुद को ऐसे कैरी करती थी जैसे कोई मिड 20s में हो, और एकेडमिकली उसने पूरे प्रोविंस में टॉप रैंकिंग हासिल की थी। वो एक ऐसी इंसान थी जिसे रिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रिया हमेशा कहती थी कि अनन्या की सक्सेस सिर्फ प्रिविलेज का प्रोडक्ट है, कि उसकी फैमिली ने उसे हर रिसोर्स और एडवांटेज दिया था। यही इकलौता रीजन था जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी हो सकती थी। अगर मेरे पास वो सब होता जो उसके पास है, तो मैं भी उतनी अच्छी होती। हर बार जब अनन्या के ग्रेड्स आते थे, रिया अपनी इरिटेशन नहीं छुपा पाती थी, और मैंने उस फीलिंग को खुद पर हावी होने दिया था। मैंने भी अनन्या को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ईमानदारी से सोचूं तो हमने मुश्किल से ही कभी बात की थी। उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। इस बार मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा और शांति से पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी? बस आपको देखने आई थी, अनन्या ने कहा। जब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने बड़ी ग्रेसफुली सिचुएशन को समझा। मुझे पता है आप मुझे यहां नहीं चाहती, मैं चलती हूं। उसने मुझे देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। वो सच में बस स्नोबॉल के लिए आई थी। मेरा बाहर आना ही उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वो जाने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैं बोल पड़ा, क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगी? अनन्या फ्रीज हो गई। उसने मेरी तरफ जेन्युइन सरप्राइज के साथ देखा। क्या ये ठीक रहेगा? शाम की धूप मुझ पर पड़ रही थी, जो हर चीज को सॉफ्ट कर रही थी। ऑफ कोर्स इट इज। रिया अभी तक वापस नहीं आई थी। वो लायन को ड्रॉप कर रही थी। पास्ट में मैं बिना किसी सवाल की उसके लिए डिनर होल्ड कर देता। मुझे इतनी जल्दी खाने के लिए तैयार देखकर आंटी चैन सरप्राइज थी। क्या मिस रिया का वेट नहीं कर रही हैं? किस लिए? घर का स्टाफ मुझे रिया के इर्द गिर्द घूमता देखने का इतना आदी हो चुका था कि अब जब मैंने वो बंद कर दिया था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कमला मौसी ने ज्यादा जोर नहीं डाला। ऑफ कोर्स मैं सब तैयार करवाती हूँ। और हाँ, चाचा सुरेश को बता देना कि उन्हें कल या फिर कभी भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। कमला मौसी रुकी और खुद को संभाला। ये पूछना उनकी जगह नहीं थी। अंडरस्टूड। रिया के पिता को ऑफिशियली निकाल दिए जाने के बाद मैं फाइनली डाइनिंग रूम में बैठ गया। अनन्या मुझे चोरी छिपे देख रही थी। जैसे ही मैं बैठा, उसने जल्दी से दूसरी तरफ देख लिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी फ्लस्टर्ड होगी। इससे मेरा मन उसे थोड़ा टीज करने का हुआ। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या मैं दिखने में इतना बुरा हूं? मेरी ग्रेड्स भले ही खराब हों, लेकिन मैं दिखने में तो ठीक ठाक हूं। अगर रिया ने मुझे उस तरह से नीचे नहीं खींचा होता तो मेरा ये हाल कभी नहीं होता। अनन्या मेरी तरफ मुड़ी।
उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से काम था। आप नहीं हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो उसके कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। मैं मुस्कुराया। बाय द वे, मैंने सुना है तुम्हारे ग्रेड्स इनक्रेडिबल है। वो मेरे उसके साथ इतने वार्म होने के आदी नहीं थी। वो ठीक ही है, उसने कहा। क्या तुम किसी अच्छी ट्यूटर को जानती हो? मुझे सच में एक रिकमेंडेशन की जरूरत है। रिया पर भरोसा करना जाहिर तौर पर अब कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार मैं ये मानकर अपनी जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजारने वाला था कि मेरे पिता मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने मुश्किल से ही कभी कोई टेक्स्ट बुक खोली होगी। जबकि मेरे पास अभी भी चांस था, मैं इसे ठीक करने वाला था। अनन्या के कनेक्शंस थे। अनन्या के कनेक्शंस थे। एक ट्यूटर जिसे वो रेकमेंड करेगी वो शायद सच में किसी लायक होगा। एक ट्यूटर? रिया का क्या? उसने सुना था कि मेरी ट्यूटर एक क्लासमेट थी जिसकी वजह से रिया इतने वक्त से मेरे घर पर रह रही थी। उसे निकाल दिया गया है क्योंकि रिया ने कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की थी। मुझे पढ़ाने के लिए उसके पास 0 पेशेंस था और मैंने उसे जो भी पैसा दिया था वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया था। अनन्या सरप्राइज लग रही थी। मैं साफ तौर पर सीरियस था, ये कोई मजाक नहीं था। उसने अपना ग्लास उठाया और एक घूंट लिया खुद को स्टडी करते हुए। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैंने हमेशा बस खुद ही पढ़ाई की है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं हर दिन आकर आपको खुद ट्यूटर कर सकती हूँ। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं हाँ कहूंगा, ये देखते हुए कि मैंने पहले कभी उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। डिनर पर इनवाइट किया जाना ही उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, इसलिए जब मेरा चेहरा ऐसे खिल उठा तो वो इसके लिए तैयार नहीं थी। रियली? अनन्या ने सिर हिलाया, मेरे रिएक्शन से लगभग फ्लस्टर्ड होते हुए। आप जब भी रेडी हूं। एब्सोल्युटली, मैंने जेन्युइन खुशी के साथ कहा। ऑफ कोर्स, मैं बस तुम्हारा स्टडी टाइम नहीं लेना चाहता। ये नहीं लेगा, अनन्या ने कहा। उसका चेहरा काम था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सॉफ्टनेस थी जिसे मिस करना मुश्किल था। इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहले ही पूरा हाई स्कूल करिकुलम खत्म कर चुकी थी और उसकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट गारंटीड थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस डर से कि कहीं मैं पीछे ना हट जाऊं। तो फिर थैंक यू क्यों? मैंने कहा। मेरे ग्रेड्स बहुत खराब हैं, बस मुझ पर गिव अप मत करना। रिया की ग्रेड्स भी अच्छे थे, लेकिन उसमें पेशेंस की एक बूंद भी नहीं थी। अगर मुझे पहली बार समझाने पर कुछ समझ नहीं आता था तो वो मुझ पर चिल्लाने लगती थी। मेरे डेट्स असल में पहले एवरेज थे, उसकी ट्यूटरिंग में वो और खराब हो गए थे और उनके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी चला गया था। मैं ऐसा नहीं करूंगी, अनन्या ने कहा। तो फिर मैं स्कूल के बाद आया करूंगी। हम दोनों वहां डिनर पर बैठे थे। अनन्या शांत थी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स उठाए और कुछ खाना उसके प्लेट में रख दिया। मेक योरसेल्फ एट होम, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और ठीक उसी वक्त रिया अंदर आई। वो अभी अभी कबीर को ड्रॉप करके आई थी। उसे पहले ही अपने पिता के बारे में खबर मिल चुकी थी और उन्होंने उसे अच्छी खासी सुना दी थी। वो अंदर आई तो देखा कि मैं उसके बिना खाना खा रहा हूं। हर डिश को पहले ही छुआ जा चुका था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और खाना जारी रखा। रिया मुझसे अपने पिता के बारे में कंफर्म करने आई थी, लेकिन फिर उसने अनन्या को वहां बैठे देखा। ये यहां क्यों है? उसने विजिबली अनॉयड होते हुए कहा। पहले मैं रिया को खुश रखने के लिए हर दूसरी लड़की से दूरी बनाकर रखता था। हर बार जब अनन्या आती थी तो मैं उसे बिना देखे ही वापस भेज देता था, और अब वो यहां मेरी डिनर टेबल पर थी। वो मेरी गेस्ट है। मैंने कहा, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? रिया धीरे से बैठ गई और मुझे देखने लगी। तुमने उसे यहां सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए इन्वाइट किया है ना? वो हर कंपटीशन में हमेशा अनन्या से नफरत करती। कंपटीशन में हमेशा अनन्या से नफरत करती थी। जब तक अनन्या का नाम टॉप पर रहता था, फर्स्ट स्पेस उसकी पहुंच से बाहर था। सूफिया शांति से बैठी हुई, कुछ नहीं कहा। मैंने रिया की तरफ देखा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो रिया, तुम इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि वो मेरी पूरी दुनिया है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दे दिया था, लेकिन एक दूसरा चांस मिलने पर जब भी मैं उसकी तरफ देखता था तो मुझे सिर्फ डिस्गस्ट फील होता था। किसी ऐसे इंसान से प्यार करने ने मुझे हमेशा नीचे ही गिराया था। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर तुम अपसेट हो जाओगी, आर्यन, तो तुम सच में हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो। मैं तो असल में यही चाहती हूं कि तुम किसी और के करीब जाओ। कम से कम तब तुम मेरे पास आकर मुझे परेशान करना तो बंद कर दोगी। इसके साथ ही वो उठी और सीधे ऊपर अपने अनन्या के सामने सीन क्रिएट करना उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग होता। क्या मुझे एक ड्राइवर को निकालने के लिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत है? वो मेरे पिता हैं, रिया ने कहा। हमारा फैसला था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर तुम किसी को पनिश करना चाहते हो तो मुझे करो, गो अहेड, मुझे भी निकाल दो। फायर शब्द ने मुझे एक सेकंड विंड दी। मैंने उसकी तरफ देखा खुशी से। तुमने अभी क्या कहा? रिया ने मुझे घूरा। तुम्हें हमेशा से लगता है ना कि मैं स्टूपिड हूं? फाइन, इट्स ओवर। अपना सामान पैक करो और यहां से निकलो। मैं कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे ट्यूटर करना शुरू किया है, मेरे ग्रेड्स और खराब ही हुए हैं।
फ्रैंकली मैं तुम्हें जो पे कर रहा हूं तुम उसके लायक नहीं हो। रिया को लगा मैं ब्लफ कर रहा हूं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में ऐसा करने वाला हूं। तुम्हारे ग्रेड्स खराब हैं क्योंकि तुम कोप अप नहीं कर पा रहे हो। मैं कबीर को एक प्रॉब्लम समझाती हूं और वो तुरंत समझ जाता है, और तुम होपलेस हो। ये मेरी गलती है कि मैंने कोशिश भी की। अगर तुम कोई दूसरा टीचर भी रख लोगे तब भी यही होगा, कोई तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम तुम हो। वो अभी भी ये सब मुझ पर डाल रही थी। मेरे घर से निकल जा आर्यन। रिया की बहुतें तन गई। तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम हमेशा बस मेरे पीछे भागने के बारे में सोचते हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारे ग्रेड्स एक डिजास्टर हैं। तुम आखिर बात क्या कर रही हो? रिया ने कोल्ड हंसी हंसी। तुम्हारे ये छोटे मोटे गेम्स, तुम बस इस बात से जेलस हो कि मैं और आयन क्लोज है। तुम्हें बुरा लग रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। मैं बस स्कूल पर फोकस करना चाहती हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं। भले ही तुम अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी ना पढ़ो, तुम्हारी फैमिली का पैसा सब कुछ संभाल लेगा। इसलिए मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मैं सच में स्टंट था। फिर मुझे समझ आया, एक साथ होने के बारे में किसने कहा? रिया, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। रिया को बस यही लगा कि मैं स्टबर्न हो रहा हूं। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं। अगर तुमने अनन्या को फिर से डिनर पर इनवाइट किया तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगी। वो मुई और सीधा अपने कमरे में चली गई, अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद करते हुए। काफी टपड़ है, जैसे ये उसी का घर हो। मैं अपने कमरे में गया और कमला मौसी को कॉल किया। कल रिया का सामान उसके कमरे से बाहर निकाल दीजिए। इस घर में ऐसे किसी इंसान के लिए कोई जगह नहीं है जो मुझ पर हावी होना चाहता हो। मैंने कमला मौसी से अनन्या का नंबर लिया और उसे सेव कर लिया। फिर मैंने उसे एक मैसेज भेजा, क्या तुम ठीक से घर पहुंच गई? कोई रिप्लाई नहीं आया। अगली सुबह मैं अपने वक्त पर उठा। कबीर के लिए कोई अर्ली पिकअप नहीं। मैं फाइनली तब तक सो सकता था जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं। मुझे लगा रिया जा चुकी होगी। इसके बजाय वो डाइनिंग टेबल पर बैठे मेरा वेट कर रही थी। मैंने एक सीट ली और अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया। हर दिन भाग दौड़ कर कबीर को पिक करना। मैंने महीनों से घर पर ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अब मैंने ऊपर देखा तो रिया वहां बैठी वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर वही स्टबर्न एक्सप्रेशन था। अभी भी उसे लगता था कि वो मुझे बेवकूफ बना सकती है। मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया और बाहर निकल गया। रिया ठीक मेरे पीछे आई। मेरा ड्राइवर पहले से ही वहां था और उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया। रिया मेरे पीछे अंदर आई। मैंने उसकी तरफ देखा। रिया, क्या तुम ही नहीं थी जिसने कहा था कि वो मेरे साथ राइड नहीं कर रही है? मुझे कल का एक एक शब्द याद है। रिया ने अपने होंठ खींचे और कुछ नहीं कहा। अगर उसके पिता ने उसे मामला शांत करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया होता। किया हुआ तो वो ऐसा कभी नहीं करती। थोड़ा सा पैसा आ गया है और उसे लगता है कि वो लोगों पर रौब झाड़ सकता है। वो खुद को समझता क्या है? लेकिन उसके पिता को अभी भी जॉब की जरूरत थी। मैंने उस पर और वक्त बर्बाद नहीं किया। बस ड्राइवर से हमें स्कूल ले जाने के लिए कह दिया। मैं बाहर निकला। रिया मेरे पीछे पीछे आई। हम हमेशा कबीर के साथ ही पहुंचते थे। आज उसने बस ली थी। रिया को देखकर वो दौड़ता हुआ आया। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। कल के सीन ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। एक सर्वेंट का बेटा रिया के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। हमें एक साथ आते देख उसने पूछा, तुम दोनों में सुलह हो गई? मैंने दोनों में से किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा अंदर चला गया। रिया ने मुझे जाते हुए देखा, फ्राउन करते हुए, क्योंकि मैं उसके लिए एक पल भी नहीं रुका। उसके साथ बहस करने लायक कुछ भी नहीं है। उसने कबीर से कहा। कबीर ने सिर हिलाया। जो भी हो, एक सर्वेंट के बेटे को तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करने देना, तुम कुछ ज्यादा ही पेशेंट हो। लोग बातें कर रहे हैं। रिया, वो कह रहे हैं कि आर्यन ही असली यंग मास्टर है। उन्हें इग्नोर करो। रिया ने कहा, मेरे पिता और आर्यन का अच्छा रिलेशनशिप है। उन्होंने मुझसे आर्यन का ख्याल रखने को कहा था। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ये बात सेंसिबल लगी। अगर ये उसके पिता के लिए था तो कबीर थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैं क्लास में पहुंचा। नेहा पहले से ही वहां मेरी सीट ब्लॉक किए खड़ी थी। हटो, मैंने कहा। नेहा ने ऊपर मेरी तरफ देखा। तुम में काफी हिम्मत है। कल तुम बस रिया और कबीर को गेट पर छोड़कर चले गए और ड्राइवर को जाने के लिए कह दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से हंसा। मेरी कार, मेरी मर्जी। तुम कौन हो? फिर से बताना। मेरे कॉन्फिडेंस ने सबको कॉट ऑफ गार्ड कर दिया। क्या तुम कह रहे हो कि वो मेबॉक तुम्हारी है? और किसकी होगी? मैंने फ्लैटली कहा। नेहा ने एक छोटी सी हंसी हंसी। प्लीज, हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम कौन हो। आर्यन, तुम्हें लगता है तुम यहां यंग मास्टर बन सकते हो? रियली बात यह है कि वो ड्राइवर तुम्हारा पिता है।
तुम्हारी पूरी फैमिली जैंग्स के लिए काम करती है। रिया बस इतनी काइंड है कि वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, वरना वो तुम्हें बहुत पहले ही बाहर फेंक चुकी होती। अपनी किस्मत को और मत आजमाओ। नेहा कबीर के क्लोज थी, जो हमेशा रिया के आसपास रहता था। जब उसने इस तरह से कहा तो लोगों ने उसकी बात मान ली। रिया और कबीर क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई दिए। रिया का एक्सप्रेशन टाइट था, क्योंकि नेहा ने जो अभी कहा था वो असल में मुझ पर नहीं बल्कि उस पर अटैक था। वो चलकर नेहा के पास गई। अपनी सीट पर वापस जाओ। नेहा ने रिया को एक रिलक्टेंट लुक दिया, साफ तौर पर उसकी नाराजगी को महसूस करते हुए, और अपना सामान हटा लिया। रिया फिर से मेरे बगल में बैठ गई। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी मूवमेंट्स मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते थे। वो टीचर्स की फेवरेट थी और सब उसे पसंद करते थे। कोई भी उसकी सीट चेंज करने पर सवाल नहीं उठा था। बरी वापस कबीर के बगल में बैठ गई। अभी भी सर कर रही थी। उसने कबीर से कहा, रिया कर क्या रही है? आर्यन उस पर हावी हो रहा है और वो अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वो लिटरली अब उसके घर पर रह रहा है। उसके पिता ने उससे उसका ख्याल रखने को कहा था। कबीर ने कहा, बस इतनी सी ही बात है, इसका कोई और मतलब मत निकालो। ओ, नेहा ने कहा, अब समझ आया। उसने तो असल में ये दावा किया था कि वो कार उसकी है। रिया का फोन जाहिर तौर पर एक्सपेंसिव है, और वो कबीर को जो गिफ्ट्स देती है वो भी सस्ते नहीं होते। लेकिन आर्यन का फोन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और वो रिच बॉय प्ले करना चाहता है। कौन यकीन करेगा इस पर? मैंने चुपचाप अपना फोन चेक किया। अनन्या का फाइनली रिप्लाई आया था, एक शब्द में, यानी एकदम आइस कोल्ड। कल वो वार्म थी और उससे बात करना आसान था। फिर वो गई और डिस्टेंट हो गई, और उसने कल रात मेरे भेजे मैसेज का अभी अभी रिप्लाई किया था। रिया ठीक मेरे बगल में बैठी थी और उसने मेरी स्क्रीन पर एक झलक देख ली थी। कॉन्टैक्ट नेम सूफिया। वो फ्राउन करने लगी। कुछ भी साफ तौर पर नहीं बदला था, फिर भी कल से ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान हूं। मैं बाहर निकालता हूं। अपना फोन निकाला और अनन्या को एक मैसेज भेजा, आज दोपहर ट्यूटरिंग के लिए आ रही हो ना? उसका रिप्लाई जल्दी आ गया, एक शब्द, यस, काफी था। मैंने अपना फोन रख दिया। मैंने क्लास में पूरी तरह से खुद को झोंक दिया, एक ऐसा फोकस जो मुझ में पहले कभी नहीं था। लंच के वक्त कबीर रिया को लेने आया। उसने अपने आप मेरी तरफ देखा। तुम खाने नहीं जा रहे हो? मेरे आज के फोकस ने साफ तौर पर उसे कंफ्यूज कर दिया था। क्लास में कोई झपकी नहीं, और अब मैं बेल बजने के बाद भी ध्यान से अपने नोट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। एक वक्त था जब मेरे दिमाग में उसके सिवा कुछ नहीं होता था। मेरे भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मैं सीरियसली पढ़ाई करता हूं। मुझे क्लास के बाद भी बिजी देखकर रिया क्यूरियस होकर पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, उसे सीधे इग्नोर कर दिया। कबीर ने रिया की तरफ देखा। अगर वो नहीं जा रहा है तो हम चलते हैं, हम उसके लिए कुछ ले आएंगे। रहने दो, मैंने कहा। कबीर एक अच्छा इंसान था, कम से कम सब उसे ऐसा ही मानते थे। यहां तक कि जब दूसरे मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे तब भी कबीर डिसेंट रहता था। लेकिन मैं किसी का कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। मैंने अपना सामान करीने से समेटा और खड़ा हो गया और बोला, मैं चलता हूं, लेकिन अपनी रास्ते चला गया। कबीर रिया के साथ चलने लगा। उसे क्या हो गया है? वो तो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। तुमने क्या किया? रिया भी उतनी ही कंफ्यूज थी। वो भी ये समझना चाहती थी। नॉर्मली वो चाहे कितनी भी कोल्ड क्यों ना हो, मैं हमेशा एक नीडी छोटे कुत्ते की तरह रेंगते हुए उसके पास वापस आ जाता था। लेकिन कल से उसने कुछ भी अलग नहीं किया था, और फिर भी मैं यहां ऐसा बर्ताव कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ने कहा, बाय द वे, क्या तुम उसे इस वीकेंड अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हो? इस वीकेंड रिया का बर्थडे था। पिछले साल उसने इंपल व्यू होटल में सेलिब्रेट किया था। मैंने सब कुछ बुक किया था, हर डिटेल ऑर्गेनाइज की थी, और उसे स्कूल से जिसे चाहे इनवाइट करने की छूट दी थी। एक रात लाखों खर्च हुए थे। जिस भी क्लासमेट ने अटेंड किया था सबने उसकी खूब तारीफ की थी। रिया की बर्थडे पार्टी में इनवाइट होना एक ऑनर माना जाता था। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। मैंने कई दिन पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया था। अगर मैंने उसे निकालने वाली बात नहीं कही होती तो रिया ने इसके बारे में दोबारा सोचा भी नहीं होता। लेकिन कल और अब आज की मेरी इस कोल्डनेस के बाद वो परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। अगर मैं नहीं आया तो क्या वो पार्टी कर भी पाएगी? उसने मुझे जाते हुए देखा और खुद को शांत करने के लिए कहा, ज्यादा मत सोचो, वो आएगा, वो हमेशा आता है। वो मेरा बर्थडे कभी मिस नहीं करेगा। हो सकता है ये पूरा कोल्ड एक्ट किसी सरप्राइज का बिल्डअप हो। वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। वो आएगा, उसने कबीर से कहा, या कबीर ने सहमति जताई। उसने कभी कोई मिस नहीं किया है। उस दोपहर रिया और कबीर का एक स्कूल इवेंट के लिए रिहर्सल था।
मैंने वेट नहीं किया, मैं सीधा घर चला गया। अनन्या पहले से ही वहां थी। जब मैं अंदर गया तो वो और स्नोबॉल दोनों उससे मिलने आई। उसे वहां देखकर मैं मुस्कुराया। शायद ये वो बॉन्ड था जो हमने दूसरी जिंदगी में शेयर किया था। लेकिन अब जब भी मैं उसे देखता था तो मुझे लगता था कि ये कुछ रेयर है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। मेरी स्माइल पर अनन्या ने पलकें झपकाई। वो मेरे उस कोल्ड और अलग वर्जन की आदी थी। आजकल ये सारी वार्मथ तो उसे बार बार कॉट ऑफ गार्ड कर रही थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जल्दी आ गई, चलो स्टडी में चलते हैं। मैंने उसे ऊपर जाने दिया। मुझे आज क्लास में बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा तुम हेल्प कर सकोगी। हम स्टडी में बैठ गए। मेरे बगल में वो सीट हमेशा रिया की हुआ करती थी, लेकिन अगर वो यहां बैठती भी है तो वो मुझे कभी सीरियसली नहीं पढ़ाती। वो तो यही कहती कि मैं उसका वक्त बर्बाद कर रहा हूं। अनन्या मेरे बगल में बैठी और उसने 2 प्रैक्टिस टेस्ट निकाले। वो देखना चाहती थी कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। मैंने उन्हें ध्यान से किया और उसे सौंप दिया। अनन्या ने उन्हें चुपचाप देखा। मैं अनकंफर्टेबली शिफ्ट हुआ। सॉरी, मैं सच में होपलेस हूं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, अनन्या ने कहा। तुम्हारी पढ़ाई की अप्रोच पर काम करने की जरूरत है। मैं बेसिक से शुरू करती हूं। मैं बेसिक से शुरू करती हूं, क्या ये ठीक है? मैंने सिर हिलाया। जब अनन्या पढ़ाती है तो वो पूरे वक्त अपना सिर नीचे रखती है, कभी मेरी तरफ नहीं देखती और बहुत अर्नेस्ट होकर लेक्चर देती है। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशंस मेरे सुने हुए किसी भी चीज से कहीं ज्यादा क्लियर थीं। जो चीजें मुझे महीनों से समझ नहीं आ रही थीं, उसके समझाते ही अचानक से समझ में आ गईं। अनन्या काफी देर से पढ़ा रही थी। उसे प्यास लगने लगी थी। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा तो उसने मुझे घूरते हुए पकड़ लिया। उसने थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होते हुए घूंट भरा और वापस पेपर की तरफ देखने लगी। क्या कुछ गलत है? क्या तुम्हें कोई सवाल पूछना है? मैं बस सोच रहा था, तुम मेरे साथ इतनी पेशेंट हो, लेकिन अपने फोन पर तुम पूरी तरह से कोल्ड हो। कुल मिलाकर 2 शब्द। क्या ये रिया वाले मामले की वजह से है? क्या तुम मुझसे अपसेट हो? नो, अनन्या ने कहा। कल फैमिली घर आई थी। मैं बिजी थी और सुबह तक तुम्हारा मैसेज नहीं देखा। जब तक मैंने देखा तब तक सुबह हो चुकी थी। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे किसी भी वक्त कॉल कर लेना। हम पढ़ाई में डूबे हुए थे जब मेरा फोन बजा। मैंने उठाया। रिया की आवाज आई। आर्यन, तुम ये क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? उसकी एक्यूजेटरी टोन। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि मैंने क्या किया है। तुमने मेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। मैंने अनन्या की तरफ देखा। छिपाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सीधे कहा, मैं कल तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें निकाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास अब मेरे घर में रहने का कोई रीजन नहीं है। मैं बीच सेशन में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने फोन काट दिया। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर पड़े अपने बैग्स को घूर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में ऐसा कर दिया है। मैं सच में उसे बाहर निकाल रहा था। मैंने फोन नीचे रखा। चलो आगे बढ़ते हैं, अनन्या ने धीरे से रिप्लाई किया। और कुछ नहीं था। कुछ मिनट बाद स्टडी का दरवाजा जोर से खुला। रिया वहां खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसकी नजरें मुझ पर और अनन्या पर घूमी। उसकी नजरों में कंटेम्प्ट की एक झलक थी। उसे यहां देखकर मैं खड़ा हुआ और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लगा था तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। मुझे लगा था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और अब तुम ही हो जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। रिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज तेज थी। क्या तुम्हें मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करने में मजा आ रहा है? अनन्या इंस्टिंक्टिवली खड़ी हो गई और मेरे सामने आ गई। तुम ही ह्यूमिलिएट कर रहा हूं? रिया को इतना गुस्से में देखकर मैंने रिटॉर्ट किया, मुझे लगता है तुम उल्टा समझ रही हो। मैंने तुम्हें ह्यूमिलिएट कैसे किया? रिया, मैं हूं जिसे ह्यूमिलिएट किया गया है। मैंने तुम्हारी जिंदगी की हर चीज का खर्चा उठाया, और जबकि तुम और कबीर इनसेपरेबल थे, मैं हायर्ड हेल्प की तरह तुम्हारी पीछे पीछे घूमता था। तुम दोनों को सर्व करता था, हर दिन तुम्हारी कोल्डनेस बर्दाश्त करता था। तुम उसे ह्यूमिलिएशन नहीं कहती। मैंने जो कुछ भी किया था वो बस अपनी चीजें वापस लेना था, और वो इसे ह्यूमिलिएशन कह रही थी। रिया के होठ भिंज गए।
ये मत सोचना कि किसी को यहां लाने से मुझ पर कोई प्रेशर पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। वो जाने के लिए मुड़ी और सीधा दरवाजे से टकरा गई। मैंने खिड़की खोली, आवाज नीचे तक जा रही थी। मैंने उसे नीचे आते, अपने बैग उठाते और बिना पीछे मुड़े जाते हुए देखा। क्लीन एग्जिट। रिया मेरे सामने हमेशा प्राउड रही थी। गरीब फैमिली लेकिन स्पाइन स्टील की। मैंने उसे चाहे कितना भी क्यों ना दिया हो, वो पैसों के लिए कभी नहीं झुकी थी। यही बात थी जो मुझे कभी उसमें पसंद आई थी। अब ये सब बस बेतुका लग रहा था। अनन्या ने कमरे के दूसरे कोने से मेरी तरफ देखा। आर्यन, मैं मुड़ा। वो अभी भी वहीं थी। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। अनन्या ने मेरी तरफ देखा। शायद मुझे जाना चाहिए, तुम अभी ठीक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूं, सच में। मैं बस उन बेवकूफी भरी चीजों के बारे में सोच रहा था जो मैं पहले किया करता था। ये रिया के बारे में नहीं है। रिया को जाते हुए देखकर असल में मुझे हल्का फील हो रहा था। कम से कम अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रिया से दूर इस बार मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरा भी वही हाल नहीं होगा। तो मैं चलती हूं, अनन्या ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या फ्रीज हो गई। वो मुड़ी और मेरी तरफ देखा। क्या बात है? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं देख सकता था कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। हर बार जब रिया आती थी और वो बातें कहती थी जो उसने अभी कही, तो अनन्या चुपचाप मुझसे दूर होने लगती थी। रिया के साथ मेरी क्लोजनेस ऑब्वियस थी। मैंने कभी नहीं छुपाया था कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं। सबको, इंक्लूडिंग अनन्या, लगता था कि मैं रिया के प्यार में हूं। और ईमानदारी से कहूं तो मैं था। अगर मेरी पास्ट लाइफ में वो बुरा अंत नहीं होता तो शायद मैं कभी नहीं जागता। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ देखा। क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? मैं डिनर के लिए रॉयल ग्रैंड होटल जाना चाहता हूं, चलोगी? वहां का खाना एक्सेप्शनल था। एक पास्ट लाइफ जिसमें मैं आधा भूखा ही रहा था। मैं बस अच्छा खाना चाहता था। पहले मैं बिना किसी हेजिटेशन की रिया को ले जाता। अब वो आखिरी इंसान थी जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता था। अनन्या वो मैच थी जो मेरे पिता ने मेरे लिए अरेंज किया था। जब तक मैं इसे खराब नहीं करता, वो शायद ग्रेजुएशन के बाद मेरी वाइफ बन जाती। मुझे पहले अपने पिता से नफरत होती थी कि उन्होंने मुझसे पूछे बिना ये अरेंजमेंट किया, लेकिन अब इसे देखूं तो वो रिया जितनी खूबसूरत थी और उससे भी बढ़कर उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उसने मुझे चुना। अगर कुछ था तो मैं ही लकी था। तुम उसके साथ में ही जा रहे हो? अनन्या ने कहा। उसका मतलब रिया से था। तो तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं? मैं पूछा। तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूं? ऑफ कोर्स नॉट, अनन्या ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा। तो फिर तय रहा, सैटरडे को मिलते हैं। सैटरडे दोपहर में थोड़ा लेट पहुंचा। एंट्रेंस पर मुझे बहुत से जाने पहचाने चेहरे दिखे। सब ड्रेस्ड अप थे और अपने बेस्ट लुक में थे। बीआर की नजर सबसे पहले मुझ पर पड़ी और वो हंस पड़ी। आर्यन, तुमने आखिरकार अपना चेहरा यहां दिखा ही दिया। मैंने फ्राउन किया। मैं क्यों नहीं आ सकता? यहां का ओनर मेरे पिता का क्लोज फ्रेंड है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं। मुझे एक रीजन दो कि मुझे यहां क्यों नहीं होना चाहिए। नेहा ने स्नॉट किया। रिया ने पूरे हफ्ते तुम्हें एक पल का भी वक्त नहीं दिया और अब तुम उसकी बर्थडे पार्टी में मुंह उठाए आ गए। कितनी हिम्मत है! रिया का बर्थडे, राइट, वो आज था। मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई पर इतना फोकस कर रहा था कि ये बात मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया होता तो शायद मुझे याद भी नहीं आता। मैंने पहले ही होटल के साथ अरेंजमेंट्स कर लिए थे। ये रिया का 18वां बर्थडे था। पिछले साल मैंने यहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा था। सबने हफ्तों तक इसके बारे में बात की थी, लेकिन उसी दिन मुझे रिया और कबीर के बारे में पता चला था। और तुम आ ही गई। वो एक हल्की सी स्मगनेस के साथ मेरी तरफ बढ़ी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आ रहे हो? ये मत सोचना कि यहां आने का मतलब है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं अभी भी गुस्से में हूं, आर्यन। हर बार वो अपने गुस्से को एक पट्टे की तरह इस्तेमाल करती थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे होठों के कोने ऊपर उठ गए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? क्या तुम यहां मेरे बर्थडे के लिए नहीं आए हो? रिया ने कहा। मैं यहां तुम्हारे बर्थडे के लिए क्यों आऊंगा? तुमने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया था। तुम्हारे पास लोगों की पूरी भीड़ है, तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? रिया ने मुझे घूरा, इरिटेटेड होते हुए। अभी गेम्स खेल रहा है। उसने सोचा अपने बर्थडे पर मुझसे झगड़ा कर रहा है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर वहां आया। यंग मास्टर आर्यन। मैंने अनन्या के बारे में पूछा। मैनेजर ने सिर हिलाया। वो पहले ही यहां है, प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। लेकिन मैनेजर रास्ता दिखाने के लिए मुड़ा। रिया ठीक मेरे पीछे आई। आर्यन, क्या तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया?
मुझे अभी भी अनन्या को ढूंढते हुए देखकर बस इतना है कि वो बहुत अच्छे स्वभाव की है। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रहा हूं, तुम कर रही हो। तुमने मुझे अपने पीछे पीछे घूमना बंद करने को कहा था कि मैं अनोइंग हूं। अब मैंने बंद कर दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है। मैंने कहा कबीर की तरफ देखते हुए, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पीछे आना चाहता हो, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल लिया। कबीर ने रिया को पहले कभी इस तरह से मेरे पास आते नहीं देखा था। ऑफ कोर्स मैं अच्छे से जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे खोना नहीं चाहती। ये मेरी जेब का पैसा है जो वो खोना नहीं चाहती। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, फिर भी मैंने उसे जो कुछ भी दिया उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो मुंह से ना कहती थी, फिर स्माइल के साथ उसे ले लेती। अब जब मैं पीछे हट रहा हूं तो वो पैनिक कर रही है। आखिरकार वो इतने लंबे वक्त से इस बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही है। वो अब इसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। रिया कहती है अगर ये मेरे और कबीर के बारे में है तो मैं उससे दूरी बनाकर रख सकती हूँ। तो क्या प्लीज तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर सकते हो? पहली बार वो पीछे हट रही है। यही बात मुझे बताती है कि ये पार्टी उसके लिए क्या मायने रखती है। फिर से सोचूं तो अगर उसे अपीयरेंसेस की परवाह नहीं होती तो उसने स्कूल में वो रिच गर्ल वाली इमेज कभी नहीं बनाई होती, और वो यकीनन स्कूल के आधे लोगों को अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं करती, तो आखिरकार वो बुरा दिखने से डरती है। मैंने रिया को कोल्ड अनटचेबल क्वीन प्ले करते देखा है। उसे एक बर्थडे पार्टी के लिए इस तरह झुकते हुए देखना बिल्कुल अलग बात है। मुझे ये काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। मैं धीरे से सिर हिलाता हूं। राइट, तुम्हारा बर्थडे है, हम किसी का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहेंगे, है ना? मैं मैनेजर की तरफ मुड़ता हूं। मैंने यहां रिजर्वेशन किया था, जेड हॉल, रिया के नाम पर। मैनेजर अपने रिकॉर्ड्स चेक करती हैं। यस, बिल्कुल सही, यंग मास्टर आर्यन, कि आज उसका बर्थडे है तो उसे हॉल यूज करने दो। मैं वापस रिया की तरफ देखता हूं। अब ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? मेरी स्टैंड को थोड़ा नरम पड़ते देख रिया राहत की सांस लेती है। वो मेरी तरफ देखती है और कहती है, तो ये सब सिर्फ मुझे और कबीर को अलग करने के लिए था? तुम हमें एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम किसके साथ हो। रिया, थोड़ा वक्त दो, तुम समझ जाओगी। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैनेजर चुपचाप साइड में खड़ी है। मेरे शब्द रिया की बची खुची डिग्निटी भी छीनते हैं। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, वो झल्लाकर कहती है और बिना पीछे मुड़े चली जाती है। मैनेजर मेरी तरफ देखती है। मैं अभी जेड हॉल तैयार करवाती हूं। मैं सिर हिलाता हूं। एक बात और, जब तक वो खुद बिल सेटल नहीं कर देती कोई बाहर नहीं जाएगा, एक भी इंसान नहीं। अंडरस्टूड यंग मास्टर आर्यन? सब कुछ ऑर्डर में होने के बाद मैं अनन्या को ढूंढने जाता हूं। रिया वापस कबीर के पास जाती है। कबीर उसका डार्क एक्सप्रेशन देखता है। कैसा रहा? तुम दोनों ने क्या बात की? बताने लायक कुछ भी नहीं, रिया कहती है। वो कबीर की तरफ देखती है, हमेशा की तरह स्टेडी, जेंटल, अटेंटिव, जैसे वो आर्यन के लिए कबीर से कभी ब्रेकअप कर ले। सपने देखते रहो। एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए फिर वो आर्यन को पूरी तरह से कट ऑफ कर देगी। एक पोलाइट स्माइल तक नहीं देगी। अनन्या आज अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है। उसने एक ड्रेस पहनी है। स्टाइल सिंपल है लेकिन उस पर ये एक एफर्टलेस एलिगेंस कैरी कर रहा है। जब मैं अंदर जाता हूं तो वो मेन्यू देखने में मगन है। वो मेरी आवाज सुनती है और ऊपर देखती है। हमारी नजरें मिलती हैं। मैं स्माइल करता हूं। काफी देर से वेट कर रही हो? नो, मैं भी बस अभी आई हूं। अनन्या मुझे एक पल के लिए घूरती है। मैं आज एक सिंपल टी शर्ट में हूं, ब्राइट और इजी लुकिंग। हालांकि मैं थोड़ा पतला हूं। मैं नेचुरली उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता हूं। अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी पास बैठूंगा। वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है। वहां और भी बहुत सी सीट्स हैं। मैं उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस नहीं करता। क्या तुमने अभी तक ऑर्डर किया? अभी नहीं, अभी देख ही रही हूं। मुझे देखने दो। मैं उसकी तरफ झुकता हूं, उसी के साथ मेन्यू पढ़ते हुए। अनन्या अब मेन्यू पर फोकस नहीं कर पाती। उसका ध्यान बार मेरी तरफ जा रहा है। मैं जो भी शैम्पू यूज करता हूं उसकी खुशबू अच्छी, क्लीन और फ्रेश है, बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं। मैं कुछ बोल्ड और हैवी खाने के मूड में हूं। ये उस तरह का खाना है जो तुम्हें जिंदा होने का एहसास कराता है। बीमारी के वो दिन, कभी पेट भर खाना नहीं मिला, कभी ठीक से गर्मी नहीं मिली, कभी सो नहीं पाया, वो दिन प्योर टॉर्चर थे। अभी भी दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे कभी कभी सपने आते हैं कि मैं वापस उसी जिंदगी में हूं।
खाना तीखा है। मैं अपने हाथ से अपनी मुंह को हवा करता हूं। मैं वाटरमेलन जूस की तरफ हाथ बढ़ाता हूं और एक घूंट लेता हूं। अनन्या पूछती है, क्या तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है? इट्स फाइन। मैं ऊपर उसकी तरफ देखता हूं। तुम्हें? मुझे भी, वो साथ देते हुए कहती है। वो अपने चॉपस्टिक्स उठाती है और खुद खाना सर्व करती है। हम एक प्राइवेट रूम में हैं। एक सर्वर चुपचाप पास खड़ा है। थोड़ी देर बाद रॉयल ग्रैंड होटल के ओनर अंदर आते हैं। उनका नाम माइल्स है। मैं उन्हें पोलाइटली निहात करता हूं। चाचा विकास माइल्स स्माइल के साथ मेरी तरफ देखते हैं। आर्यन, तुम भी यहां हो? उनके कहने के तरीके से मुझे समझ आ जाता है कि वो मेरे लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल वैसे ही वो सीधा अनन्या की तरफ जाते हैं। मिस अनन्या, वो रिस्पेक्टफुली कहते हैं, हमारे होटल में आपका स्वागत है। अगर किसी भी चीज की कमी लगे तो बेझिझक मुझे बताइएगा। वो जानते हैं कि अनन्या कौन है, क्योंकि उनके मेरे पिता के साथ क्लोज टाइज हैं। ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वो असल में कौन है। किसी को नहीं पता कि कैपिटल की अनन्या फैमिली की सबसे छोटी बेटी चुपचाप इस शहर में रह रही है। अनन्या बस एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट देती है और वापस खाने लगती है। वो कितनी कोल्ड है। मुझे हमेशा लगता था कि वो वार्म है। अब उसे देखकर मुझे रियलाइज होता है कि अनन्या को बस लोगों से बात करना पसंद नहीं है। माइल्स एक पल वहां खड़े रहते हैं, खुद उसके लिए पानी डालते। वो कुछ नहीं कहती। एक कीप योर डिस्टेंस वाली एनर्जी पूरे रूम में भर जाती है। आखिरकार माइल्स सिचुएशन समझते हैं और कहते हैं, मैं आप दोनों को अपना मील एंजॉय करने देता हूं। टेक योर टाइम चाचा विकास। रुकिए, मैं उन्हें अपनी आवाज से रोकता हूं। वो चलते चलते रुक जाते हैं, फिर वापस मुड़ते हैं। यंग मास्टर आर्यन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उनकी स्माइल वार्म और जेन्युइन है। वो ऐसे इंसान है जिन्हें आप पसंद किए बिना नहीं रह सकते। यही रीजन है कि मेरे मन में हमेशा उनकी एक अच्छी इमेज रही है। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरी पिछली जिंदगी में रिया की बर्थडे पार्टी के ठीक 3 दिन बाद रॉयल ग्रैंड होटल में आग लग गई थी। किचन का फायर सप्रेशन सिस्टम इनएडिक्वेट था और जब आग लगी तो एक्सटिंग्विशर्स पूरी तरह से यूजलेस थे। आग में कई जाने भी। इंपीरियल व्यू शहर का सबसे बेहतरीन होटल हुआ करता था। उसके बाद ये कभी रिकवर नहीं कर पाया। सुना था कि इस सदमे से माइल्स बहुत बीमार पड़े थे। मैं उनकी तरफ देखता हूं और पूछता हूं, क्या आपके होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम अच्छी हालत में है? माइल्स मेरी तरफ कॉट ऑफ गार्ड होकर देखते हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड सवाल है। एंड मास्टर आर्यन, बस एक फीलिंग है, किसी से इसे ठीक से चेक करवा लेना बेहतर होगा, खास तौर पर किचन। रेस्ट अश्योर्ड, माइल्स कहते हैं, हमारी फायर सेफ्टी टॉप नॉच है। हम अपने गेस्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं उनसे नजरें मिलाता हूं। चाचा विकास, आप खुद जाकर चेक क्यों नहीं कर लेते? मेरी इस जिद से उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक जाती है। वो मुझे घूरते हैं। यंग मास्टर आर्यन, आप असल में कहना क्या चाहते हैं? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? आपके पिता और मैं पुराने दोस्त थे। वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं ईमानदारी से बिजनेस करता हूं। ये एक पर्सनल स्लाइट जैसा लगता है। मेरी उम्र उनके बेटे के करीब है। उनकी नजरों में मैं बस एक बच्चा हूं जिसे कुछ पता नहीं है। अनन्या बोलती है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो एक बार चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब से माइल्स अंदर आए हैं उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा है। जब वो उससे बात करते हैं तो वो छोटे छोटे जवाब देती है, और फिर भी अभी भी उन कुछ शब्दों का वजन है। माइल्स उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसकी बात मान लेते हैं। ऑलराइट, मैं अभी जाता हूं। अनन्या पूरी तरह से कंपोज्ड है और उसका बैकग्राउंड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो लगभग मेरी उम्र की है, फिर भी पता नहीं कैसे उसके शब्दों में वो वजन है जो मेरी शब्दों में नहीं है। माइल्स के जाने के बाद मैं अनन्या की तरफ हैरानी से देखता हूं। तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मैं पूछता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन अनन्या के पर्सपेक्टिव से उसके पास इन सब बातों पे यकीन करने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अनन्या मेरी तरफ देखती है। तुमने आवाज उठाई, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बैक करूंगी। क्या हो अगर मैं बस ऐसे ही कुछ भी बना रहा हूं? तो क्या? अनन्या कहती है, अगर कुछ नहीं भी है तो इसमें उनका जाएगा ही क्या? बस किचन तक का एक राउंड। वो ये सब बहुत शांति से कहती है, लेकिन उसे देखकर मुझे अपने अंदर एक वार्मथ फील होती है, जैसे कोई सच में मुझ पर यकीन कर रहा हो। मैं अपनी डायग्नोसिस के दिन के बारे में सोचता हूं। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं एक विक्टिम हूं। सबने कहा कि ये मेरी खुद की लापरवाही थी। अगर मैंने लापरवाही की होती तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता। सबने मुझ पर उंगलियां उठाई, सबने मुझे नफरत की नजरों से देखा। वक्त के साथ मैं खुद से भी नफरत करने लगा। लेकिन वो रिया थी जिसने ये सब अरेंज किया था। किसी ने जानबूझकर उसके कहने पर मुझ पर एक कंटेमिनेटेड सुई का इस्तेमाल किया था। ये सब इसलिए ताकि उसके पास शादी से इनकार करने का एक बहाना हो। सिर्फ वही इंसान जिसने जाल बिछाया हो जानता है कि आप सच में कितने इनोसेंट हैं। अनन्या और मैं आराम से अपना मील एंजॉय करते हैं। जब खाना खत्म हो जाता है तो हम जाते नहीं हैं, हम डिजर्ट ऑर्डर करते हैं।
मैं अपना होमवर्क भी साथ लाया था और टेबल पर बैठकर उसे करता हूं। अनन्या मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में गाइड करती है। हम शाम तक बात करते हैं। जब रिया की बर्थडे पार्टी खत्म होती है और गेस्ट जाने लगते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। रिया ने बिल सेटल नहीं किया है। रिया मुझे कॉल करती है। मैं रिंग बजने देता हूं। अनन्या मेरे बगल से देखती है, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि कौन है। मैं उसे फिर से रिंग होने देता हूं। 2 और कॉल्स के बाद मैं पिक करता हूं। आर्यन, ये सब क्या है? फोन के दूसरी तरफ रिया की आवाज गुस्से से भरी है। वो जितना गुस्सा होती है मुझे उतना ही हल्का फील होता है। मैंने कहा है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी का कर्ज अभी भी चुकाना बाकी है, वरना मैं इसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं स्माइल करता हूं। रिया, ये सब क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? यहां आओ और बिल पे करो। रिया दांत पीसते हुए कहती है, इसे और बुरा मत बनाओ। उसने प्लान किया था कि आज रात यहां से चली जाएगी और फिर कभी मुझसे बात नहीं करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अब वो पे नहीं कर सकती और हर एक इंसान वहां फंसा हुआ है। सब उसे देख रहे हैं। ये अजीब बात है,